अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मनी एंड बैंकिंग के 21st लेक्चर में हो रही है। हमारा आज का लेक्चर बेसिकली पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। देयरफॉर आई वुड लाइक कि हम थोड़ा सा पिछला लेक्चर जो है उसको रिवाइज कर लें और उसके बाद विल कंटिन्यू विद आवर लेक्चर ऑन द सेम टॉपिक। तो पिछले लेक्चर में वी बेसिकली वर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी उससे पहले हमने बात की थी बॉन्ड्स की और फिर हमने डिस्कशन की अबाउट द स्टॉक्स। अब स्टॉक्स बेसिकली वी सेड कि व्हेनेवर अ फर्म नीड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस और द फंड्स, there are two options available for the firm. One is to take a loan by issuing the bonds and the other is to sell the stocks or the shares, which is known as the equity and shown as the equity on the balance sheet. तो स्टॉक्स के बारे में हमने कहा कि देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें वेरी ब्रीफली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दोज कैरेक्टरिस्टिक्स वंस अगेन कि हमारे जो स्टॉक्स हैं दे आर इशूड इन लार्ज नंबर्स बट द डिनोमिनेशन ऑफ ईच स्टॉक इज नॉर्मली वेरी लो। बोथ ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, issuance in the large number and the low denomination which is normally less than 100 rupees or $100 provides a chance for the small investor, क्योंकि एक तरफ तो फर्म जो है वो लोन ले रही है लेकिन दूसरी तरफ वो जब सेल कर रही है तो हमारे जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं दे आर प्रोवाइडिंग दी फंड्स। तो स्मॉल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास जब ये स्मॉल डिनोमिनेशन के शेयर्स आते हैं सो दे हैव दी एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। स्मॉल साइज इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। देन वी सेड कि व्हाइल टॉकिंग अबाउट द लायबिलिटी, हमारे स्टॉक होल्डर्स जो हैं उनकी लायबिलिटी इज लिमिटेड इन द सेंस कि अगर हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो डाउनवर्ड जाती है and the share of all the companies they follow the same trend, number one, or number two, the performance of the firm in itself is not very good. तो उस सूरत हाल में firm will become non-profitable, तो firm को जो नुकसान होगा that will be definitely distributed among the shareholders, लेकिन जो shareholders और the stockholders हैं उनका maximum loss क्या होगा? उनका मैक्सिमम लॉस होगा द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड इन द स्टॉक्स, और उसके अलावा उनकी दूसरी इन्वेस्टमेंट्स इन अदर बॉन्ड्स एंड द अदर अपॉर्चुनिटीज एंड देयर पर्सनल प्रॉपर्टीज इज नॉट यूज्ड टू पे ऑफ द क्रेडिटर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जो स्टॉक होल्डर्स हैं दे आर द रेजिजुअल क्लेमेंट। व्हाट डू वी मीन बाय द रेजिजुअल क्लेमेंट? Here we say कि whenever a firm is earning profits, out of these profits, first of all, the payment is made to the creditors or the bondholders, and the other expenditures are met, and then later on, whatever is left over, that is paid to the stockholders. So in that sense, stockholders are the residual claimant. तो ये चंद एक हमारे characteristics थी stocks की। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि हमारे जो स्टॉक है उसके साथ व्हाट इज द मार्केट फिनोमिना, किस तरह जो है हम एक पर्टिकुलर फर्म की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और किस तरह ओवरऑल स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द स्टॉक परफॉर्मेंस और द स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, देयर वी सेड कि इन एवरी कंट्री वेयर एवर द स्टॉक मार्केट इज ऑपरेटिंग, हमारे पास स्टॉक मार्केट का इंडेक्स होता है टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक मार्केट। रिलेटेड टू द पाकिस्तान वी हैव 3 स्टॉक एक्सचेंजेस, सो वी डू हैव KSE 100 इंडेक्स विच इज द मार्केट इंडेक्स फॉर द कराची स्टॉक एक्सचेंज एंड दैट इज द ओल्डेस्ट मार्केट इन पाकिस्तान। फिर हमारे पास LSE भी है। LSE अगेन इज द सेकेंड ओल्डेस्ट एंड देन फाइनली वी आल्सो हैव द इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। We talk about the USA, then definitely we have the Dow Jones Industrial Average and we have the Standard and Poor. So every country has its own stock market index which measures the economic activity level of the stock market.
Then we talked about the stock market over a longer period of time. Okay, on average, during certain period of time, we can talk about having the losses and the gains. We can have the bubbles, we can have the technical corrections in the stock market. But definitely after some time, we need to come back to the equilibrium. So when everything is corrected, the technical correction is operational and the market settle down again. Okay, so during that time period, if we call it as a longer period of time, तो हमारे पास जो average हमारा return on the stock है, that is equivalent to or sometimes better than the return on the bonds. And then we talked about the efficient market hypothesis. अब efficient market hypothesis is based on the assumptions कि हमारी market जो है उसके जो indicators हैं they are based on the full information. इससे पहले हमने ये भी बात की थी कि there are different approaches to measure the economic activity in the stock market or the performance of the stock market. तो उसमें एक हमने कहा था कि हमारे पास एक अप्रोच है चार्टिस्ट की, जो कि पास्ट इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए चार्ट्स बार्स बनाते हैं एंड दे ट्राई टू प्रेडिक्ट द एक्टिविटी लेवल फॉर द स्टॉक मार्केट इन फ्यूचर. देन वी सेड कि बिहेवियरिस्ट, another set of people who believe on कि हमारी मार्केट जो है वो चेंज होती है with the changes in the psychology and the behavior of the investor. And finally we talk about the fundamentalist. Fundamentalist जो है they believe that the market basically is based on the certain fundamentals, और उन fundamentals में हम focus करते हैं on the current assets and the profitability of the firm. तो जब हम efficient market hypothesis की बात करते हैं, we say कि market हमारी जो है उसकी performance is based on full information. Therefore, हमारे जो chartist and the behaviorist हैं, they are doomed to be failure. Whereas the fundamental approach is prevalent. तो ये तो था हमारा about the efficient market hypothesis. And then we completed our discussion on the stock market. Later on, we switched to another important component of our financial system. क्योंकि हमने जब पहले बात की थी, हमने कहा कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के 4-5 मेन कंपोनेंट हैं, जिसमें हमने बात की थी, जस्ट टू रिवाइज अगेन, कि हमने बात की थी मनी, देन वी टॉक्ड अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स, देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, financial institutions, which means the financial intermediaries as well, and finally the central bank. So we are through with our discussion on the money, financial markets and financial instruments, and we now are focusing on the financial intermediaries. अब हमारे जो financial institution या financial intermediaries हैं, what role do they play? हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो रेंज है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंपल कमर्शियल बैंक टू एन इन्वेस्टमेंट बैंक टू इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स एंड सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. अब ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, उनको हम क्यों कहते हैं कि इंटरमीडियरीज? इंटरमीडियरी, द वर्ड इटसेल्फ मीन्स कि समथिंग इन बिटवीन द टू. तो हमारा ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं, दे आल्सो परफॉर्म वन पर्टिकुलर रोल. एंड व्हाट इज दैट रोल? कि दे पूल द सरप्लस सेविंग ऑफ द सेवर्स ग्रुप एंड देन दे लेंड टू द इन्वेस्टर और द बॉरोवर ग्रुप. सो दे आर द इंटरमीडियरी, दे आर द फैसिलिटेटर्स. Within this intermediation, we talked about 2 different types of financing. और हमारे ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं या इंटरमीडियरीज हैं, वो हेल्प करते हैं इन बोथ ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग. अब एक फाइनेंसिंग है, उसमें से हमारी डायरेक्ट फाइनेंसिंग
और दूसरी है इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग। अब डायरेक्ट फाइनेंसिंग में एज द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स कि हमारा बोरोअर एंड लेंडर दे आर डायरेक्टली इन टच विद ईच अदर, आपस में वो डायरेक्टली अपनी जो है वो ट्रांजैक्शंस करते हैं। उसमें हम क्या बात करते हैं, वही दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी अभी हमने डिस्कशन कंप्लीट की पिछले 1-2 लेक्चर्स में, यानी कि एक बॉन्ड्स और दूसरे स्टॉक्स। कि डायरेक्ट फाइनेंसिंग में हमारी जो कंपनी है वो डायरेक्टली बोरो करती है ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस बाय इशूइंग द बॉन्ड्स। ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस अगेन वी कैन आल्सो टॉक अबाउट कि हमारी जब गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग करती है तो टी-बिल इशू करती है। जब हमारी कॉर्पोरेशंस शॉर्ट टर्म बोरोइंग करती हैं, दे इशू द कमर्शियल पेपर्स। वेदर द फाइनेंसिंग इज शॉर्ट टर्म और द लॉन्ग टर्म, डायरेक्ट फाइनेंसिंग में बोरोअर एंड लेंडर दे एक्सचेंज सर्टिफिकेट्स, शेयर्स और द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बोरोड फंड्स। They borrow the funds from the general public or the investor. लेकिन जब हमारी डायरेक्ट फाइनेंसिंग होती है, whether short term or the long term, we cannot ignore our financial intermediaries. Why? Because जब भी एक फर्म ने कोई नया इशू, whether it is the issue of the bond or whether issue of the stock, फ्लोट करना है, सेल करना है या ऑफर करना है फॉर सेल इन द मार्केट, सो दे नीड एन इंटरमीडिएट इन बिटवीन, दे नीड एन अंडरराइटर। एंड नॉर्मली हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स दे स्पेशलाइज इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फैसिलिटेटिंग दैट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, which basically is the first time issue of the shares or the first time issue of the bonds if the case is to borrow the funds. जब हम बात करते हैं indirect financing की, तो that again is totally based on the financial intermediary. तो उसमें हमारे पास the role of the financial intermediary is very clear, जिसमें we as the depositor, for example, or the savers, we put our money in any of the financial institutions, and that financial institution pool that money into a large fund and then lend it out to the borrower. अब इसमें जो है हमारा इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग में रोल ऑफ द borrower जो है and the lender is borrowing fund and the lending fund but through one intermediary, which basically is the financial intermediary. तो ये हमारी डिस्कशन थी ऑन द फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। अब हम आज का लेक्चर जो है इसी ही कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ाएंगे एंड वी वुड लाइक टू सी कि हमारे मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर डायरेक्ट फाइनेंसिंग और इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग का कंपोनेंट कितना है और टोटल ओवरऑल जो हमारी फाइनेंसिंग है एज अ रेशियो टू द जीडीपी वो क्या है। फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज वी वुड लाइक टू सी अ वन पर्टिकुलर ट्रेंड कि क्या है, लेकिन उसके बाद वंस वी कंप्लीट दिस डिस्कशन ऑन द फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, we are going to focus on the situation in which we are talking about कि हमारे पास जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं वो कौन से बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उन फंक्शंस पे हम फोकस करेंगे एंड देन ऑफ कोर्स विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स इवन आफ्टरवर्ड्स। लेकिन आज हम जो है इन दो टॉपिक्स पे ही फोकस करेंगे। Now talking about the direct financing and the indirect financing, and looking at the direct financing as a percentage of the GDP and indirect financing as a percentage of GDP. We have collected some data and we would like to have a look on this particular data set. So the relative importance of direct and indirect finance.
and these are the averages for the year 1980 to 1995. The first column basically explains the data is for which country. For example, we have the developed countries, France, Germany, Greece, Italy, Japan, UK, US, and then we have the emerging market countries, Argentina, Brazil, and India. The first two columns after the countries is for direct finance, and then third is indirect finance, and then we have taken the ratio of indirect finance to the direct finance. Indirect financing, we are talking about the stock market capitalization as a percentage of GDP. Column A, for industrialized countries, if we take the example of France, it is 19.8%. Now 19.8% of the GDP means what? कि हमारे total जो stock market की capitalization है, that is approximately 20% of the GDP for the country. Then we look at the indirect financing. For the same country, France, outstanding domestic debt securities as percentage of GDP, and that is 41.2%, which means कि हमारी जो securities हैं, debt का portion जो है, that is larger than the stock market capitalization. Putting both of these together, we have more than 60% approximately for the direct financing. But when we look at the indirect financing, credit extended by banks and other financial institutions as a percentage of GDP, column C, we have 90.9%. So there when we are talking about the direct financing is little above 60%, and for the indirect financing it is even above 90%. So the importance of the indirect financing is more than the importance of the direct financing. And finally, in the last column, column D, we have taken indirect financing as a ratio to the direct financing, which is column C divided by column A plus column B. So for France again, we have a value of 1.5, which means that if we take the indirect financing as a ratio to the direct financing, we are getting a figure 1.5. Meaning thereby कि अगर हमारी direct financing is 1% of the GDP, तो indirect financing is 1.5% of the GDP, 150% as a ratio to the direct financing of 100%. So the importance of direct financing, indirect financing is very obvious. Okay, indirect financing in this particular country is more than the direct financing. If we look at the rest of the countries and looking at the ratio here, almost all the countries in industrialized countries category, they have a ratio above 1 with the exception of the United Kingdom. But looking at the Greece, there we have a ratio of 3.2. Now this tells us a different story only in terms of the ratio. And the story is that now in this particular country, for this particular country here, हमारे पास the importance of indirect financing is even higher than the direct financing. We have a ratio of indirect financing to direct financing as 3.2, the highest under the category industrialized countries. दूसरी हमारी कैटेगरी है emerging market की. अब अगर हम emerging market में भी देखें तो हमारी importance of direct financing and the indirect financing is following the same pattern. If we look at the last column, which is the ratio of indirect to direct financing, under the emerging markets, almost all the countries, they have a ratio of 1.4 to 1.6. So which means कि हमारी जो indirect financing है, उसका role is higher than the role of the direct financing. कि जब भी firms जो हैं, they are in needs of fund. Okay, so instead of issuing stock and bonds, they rely more on taking the loans as well, directly through the intermediaries. तो जब हमारे पास indirect financing as a ratio to direct financing बढ़ जाता है, तो what happens? तो इसका मतलब यह है कि we need to focus on the role of the financial intermediary. अभी हमने ये जरूर देखा है कि world over, whether the industrialized countries or whether the emerging markets, दोनों में ही हमारे पास indirect financing जो है, उसकी ratio to the direct financing जो है वो ज्यादा है. So which means कि हमारे businesses and the people, they rely more on the banks and the other financial institutions whenever they are in need of funds. अब इसकी वजह क्या है?
ऑफ कोर्स वजह अगेन इज वेरी ऑब्वियस कि हमारे पास जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं उनका बेसिक फंक्शन क्या है. द बेसिक फंक्शन इज कि दे पूल द रिसोर्सेज ऑफ द डिपॉजिटर्स, make them into a bigger pool, and out of that pool they tend to lend to the investors or the borrowers. हमारे जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं while they are performing this particular role, तो उसमें हो क्या रहा है कि indirectly they are providing the services to the lender and the borrowers. They are collecting the information about the borrowers, they are providing the services to the depositor, and they are also completing their transaction. क्योंकि जब हम lending and borrowing की बात करते हैं तो definitely we are talking about a transaction. और वो transaction क्या है कि pooling the resources and lending it out. उसमें हमारे पास transaction cost भी है. But before making a loan, definitely we need to collect certain information about the borrower. तो हमारे instead of कि individual borrower and the lender कि वो अगर directly एक दूसरे से डील करेंगे तो ये information collect करनी about the borrower कि उसकी credit worthiness क्या है, उसके future prospects क्या है, and what are the probabilities कि हमारे ये borrower जो है will be able to pay us back. और वो इंफॉर्मेशन जो है दैट इन्वॉल्व्स कॉस्ट. उसके बाद वंस वी हैव एक्सटेंडेड द लोन टू द इंडिविजुअल देन वी नीड टू लुक एट द यूसेज ऑफ दैट लोन कि वेदर दैट लोन इज बीइंग यूटिलाइज्ड एज पर व्हाटएवर हैज बीन मेंशन्ड व्हाइल टेकिंग अ लोन, या उसको किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करनी इज नॉट दैट सिंपल अ जॉब. बट हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज रेगुलर बेसिस पे लार्ज स्केल पे ये सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो कंप्लीट कर रहे होते हैं. व्हेन दे लैंड डेफिनेटली दे प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट है विद सर्टेन मॉडिफिकेशन इज बीइंग यूज्ड बाय ऑल द लैंडर्स एंड द बोरोवर्स. सो वी मे टॉक अबाउट द इकोनॉमीज ऑफ स्केल कि लार्ज स्केल पे जब वो बात करते हैं दे स्पेशलाइज इन द प्रिपरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. Therefore, in comparison to the individual lender, they are definitely preparing those contracts with more accuracy and less cost. तो we may say कि overall हमारे जो financial intermediaries हैं, they are good at reducing the transaction cost and economizing on the collection of the information. तो इन दो रोल्स की वजह से we would like to focus on the role or the functions which basically are performed by our financial intermediaries. The taking the deposit and granting the loan is not the only role which a financial intermediary performs. Rather हमारा financial intermediaries का जो pool है, it includes the commercial bank, investment banks, underwriters, brokerage firms, mutual funds, pension funds, insurance companies, they are all financial intermediaries. ये सारे के सारे जो हैं they perform one or more of the 5 basic functions. So let's look at those functions here कि हमारे financial intermediaries they perform 5 functions. Number 1, they pool the resources of small savers कि जैसे पहले कहा कि हमारे पास जो भी अपनी रूटीन लाइफ में देखें कि जो भी इनकम है उसका कुछ पोर्शन हम स्पेंड करते हैं कंजम्पशन पे और कुछ पोर्शन हम सेव करते हैं. तो वो सेविंग वी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, कीप इन अ बैंक डिपॉजिट. अब उस बैंक डिपॉजिट के हमारे छोटी सी बैंक डिपॉजिट से जो एक बिहाइंड द सीन एक्चुअल प्रोसीजर्स चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है, उसमें क्या है कि देयर आर मिलियंस ऑफ द स्मॉल सेवर्स. तो सारे के सारे अपने सरप्लस फंड जो हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के पास रखते हैं. तो दे आर पूलिंग द रिसोर्सेज ऑफ द स्मॉल savers. Number 2,
They provide safekeeping and accounting services as well as access to the payment system. अब यहाँ पे हम 3 फंक्शंस को एक कैटेगरी में डाल रहे हैं. नंबर 1 कि they provide the safekeeping. कि once you deposit certain amount of money in a bank, the bank is responsible for the safekeeping of that particular amount. Number 1. Number 2, accounting. Bank also keeps a record of all of your financial transactions. And finally, access to the payment system. कि as and when needed, you can make payment out of that deposit which you are keeping with a financial intermediary. And then number 3, they supply liquidity. कि हमारे बैंक में जो अकाउंट है that can be used to make certain payments on demand basis. अब liquidity जो है वो किस फॉर्म में है कि access to the ATM, automatic teller machines. As and when needed, you can use that automatic teller machine and withdraw the funds. Debit card, credit cards, all of these are basically providing an access to your funds, and we can say that these are the means through which bank is providing liquidity to the depositors. They provide ways to diversify risk. अब इसमें हम क्या बात करना चाह रहे हैं कि जब एक इंडिविजुअल सेवर with the surplus funds कोशिश करेगा to lend out to an individual borrower, so there is a possibility he may end up having surplus funds, higher return, but of course there is a possibility that this particular individual who basically is the saver and later on the lender could not collect sufficient information about one particular borrower. और मे बी अगर आपके फंड ज्यादा हैं तो आप एक से ज्यादा borrower को भी lend out कर सकते हैं. बट इन और डेफिनेटली उसमें जो है probability of default is always there, is higher. You're not very perfect in collecting the information about the borrower. Whereas जैसे कि हमने पहले कहा कि हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स जो हैं ओवर एंड ओवर अगेन दे आर डूइंग दैट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी उनको फायदा हो रहा है. सो दे हैव मोर अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बॉरोवर इन कंपैरिजन टू दिस इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, जो कि एक इंडिविजुअल लैंडर और बॉरोवर के दरमियान में है. इफ वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या कर रहे हैं? दे आर पूलिंग द फंड्स ऑफ all the individual savers and then they are lending to so many borrowers. अगर आपके लिए suppose 1000 या say 100,000 whatever is the amount इसका डिपॉजिट है विद द बैंक, तो वो सारे की सारी अमाउंट 10,000 और 100,000 will not be lent out to only one borrower. अगर बैंक ने जो है let's suppose 100,000 लोन्स दिए हुए हैं तो आपका 100,000 में इसमें 1 रुपी जो है हर एक के पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ द साइज ऑफ द लोन इज द सेम. अब आप जो है डाइवर्सिफाई कर चुके हैं अपना रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन सो मेनी डिफरेंट वेंचर्स. दिस इज अ सिनेरियो विच ओनली कैन एग्जिस्ट अगर आप फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के थ्रू जो है वो लोन जो है उनको दे रहे हैं. Individually, definitely, nobody will be willing to take such a small loan. So, you are participating in a larger pool in which बहुत ज़्यादा लोगों को लोन दे रहा है हमारा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. And finally, they collect and process information in ways that reduce information cost. तो ये तो था हमारा रोल ऑफ और द फंक्शंस ऑफ अ डोमेस्टिक बैंक. इससे पहले कि हम इन 5 फंक्शंस को मजीद एलैबोरेट करें, आई वुड लाइक कि हम थोड़ा सा जो है बात करें इंटरनेशनल बैंक्स की भी, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल बैंकिंग इज ऑन द राइज, क्योंकि द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज. सो इंटरनेशनल बैंकिंग के पर्सपेक्टिव में बेसिक फोकस विल रिमेन द सेम.
maybe with only 1 or 2 differences. One difference is कि there is a possibility कि हमारा इंटरनेशनल बैंक जो है एक मुल्क से डिपॉजिटर्स के फंड जो हैं वो जमा करे, कलेक्ट करे और दूसरे मुल्क में बॉर्रोवर को लैंड आउट कर रहा हो. तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली सेम फंक्शन इज बीइंग परफॉर्म बाय द बैंक, बट देयर आर नो जियोग्राफिक बाउंड्रीज. अराउंड द ग्लोब दिस बैंक इज प्रोवाइडिंग द सेम सर्विसेज ऑफ accepting the deposits and making the loans. Since we are talking about lender and the borrower, हमारा lender is the depositor and the borrower of course is the borrower. Across the globe, so we definitely are dealing with more than one currencies. So these international banks, they are also converting one currency into another currency to facilitate the business transactions and the travelers जो कि travel कर रहे हैं around the globe. Otherwise, the rest of the functions they remain the same with only these 1 or 2 minor differences. So let's go back on explaining the functions, starting with the very first function, which is pooling the resources. Now, the most straightforward economic function of a financial intermediary is to pool the resources of many small savers. Of course, पहला function क्या है? They attract the small savers. And how can they attract the small saver so that the saver should be attracted? And the bank or the financial intermediary can pool those resources. तो उसके लिए they need to build up a reputation जिसमें सेवर जो है वो ट्रस्ट करें to these financial intermediaries to hand their money over. एक तो उनकी अपनी reputation is one factor through which the small savers will be attracted और दूसरा जो है गवर्नमेंट के rules and regulations. The certain deposit insurance schemes and the inbuilt safety mechanism which prevails because all of these financial intermediaries are being regulated by a central bank. And of course, there is another identity or जिसको हम कहते हैं Securities and Exchange Commission. तो इन दो चीजों की वजह से one is the reputation of the financial intermediary itself and number two, the government rules and regulation. They help these financial intermediaries to attract the small depositors or the small savers. उसके बाद जब हम pooling the resources की ही बात करते हैं तो what basically are we saying here? कि the essence of indirect finance is pooling the resources and it means convincing potential depositor of the soundness of the institution. वही बात है जो हम पहले बात कर रहे थे कि हमारी जो indirect financing है उसमें हमारे financial intermediaries जो हैं वो involve हुए और वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज क्या कर रहे हैं? दे बेसिकली आर कन्विंसिंग द स्मॉल डिपॉजिटर्स और द सेवर्स दैट दे शुड बी पुटिंग देयर मनी इन दीज बैंक्स बिकॉज द मनी विल रिमेन इन द सेफ कस्टडी एंड दे आर गोइंग टू अर्न सर्टेन रिटर्न ऑन दैट पर्टिकुलर मनी. ये तो था फर्स्ट फंक्शन. देन वी टॉक अबाउट द सेकंड फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी. अब सेकेंड फंक्शन में हम क्या कह रहे हैं? वी आर सेइंग कि सेफ कीपिंग, पेमेंट सिस्टम एक्सेस एंड अकाउंटिंग. तो हमारे पास जो है इसके 3 सब कंपोनेंट है दूसरे फंक्शन के. नंबर 1 सेफ कीपिंग, नंबर 2 अकाउंटिंग एंड नंबर 3 एक्सेस टू द पेमेंट सिस्टम. अगर हम सेफ कीपिंग की बात करें तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे एवोल्यूशन ऑफ द बैंक्स कि पुराने जमाने में गोल्डस्मिथ्स दे वर परफॉर्मिंग वन फंक्शन एंड दैट वाज कि लोग जो थे इंडिविजुअली अपने सरप्लस सेविंग्स जो थी इन द फॉर्म ऑफ द कॉइन्स, गोल्ड एंड द अदर प्रेशियस मेटल वो गोल्डस्मिथ के पास डिपॉजिट कर देते थे बिकॉज दे न्यू कि दिस मनी एंड दिस पर्टिकुलर प्रेशियस मेटल जो है जो भी that is in the safe custody of the goldsmith. कुछ अरसे के बाद
गोल्डस्मिथ ने क्या करना शुरू किया कि उसमें से, बिकॉज वंस डिपॉजिटर ने अपनी वो रखी विद द गोल्डस्मिथ, तो एज एन एविडेंस कि ये जो इतनी अमाउंट है या इतनी वर्थ इज विद द गोल्डस्मिथ, उसके अगेंस्ट एक उन्होंने रसीद इशू करनी शुरू कर दी। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जब सब लोगों ने ये ट्रेंड फॉलो किया, तो इंस्टेड ऑफ पीपल ट्रांजैक्टिंग दोज प्रेशियस मेटल, उन्होंने पेमेंट सिस्टम में उन रसीद्स के साथ पेमेंट्स एंड रसीद्स का सिस्टम चलाना शुरू कर दिया, बिकॉज दे वर एक्सेप्टेबल। एंड व्हाई दे वर एक्सेप्टेबल? कि पीपल हैड ट्रस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर गोल्डस्मिथ। ट्रस्ट बेसिकली इज द मेन force behind this. After some time, Goldsmith basically realized that not everybody comes for claiming whatever is deposited with the goldsmith. At the end of the day, certain amount always stay with the goldsmith. So looking at the past trend, this goldsmith developed a hypothesis where he realized, say 20% remains with him, 10% remains with him, or whatever percentage, कि some percentage of these deposits keep on staying with the goldsmith, and only maybe a smaller fraction is being asked by the depositor. अब goldsmith ने क्या किया कि जो based on this they calculated certain ratios, they made certain estimates, और गोल्डस्मिथ ने उसको lend out करना शुरू कर दिया for those individuals who wanted to borrow them. अब हमारा modern banking system जो है is based on the same thing, same phenomena, कि सबसे पहले लोग जो है वो trust करते हैं on these financial intermediaries. When they trust the financial intermediaries, then what happens? The financial intermediaries, they attract the deposits, and not everybody asks for the withdrawal of their money from the banks or the financial intermediaries. So what these financial intermediaries do is, out of this total pool of resources which they have collected from the small saver, they start lending a portion out to the general public or the borrowers. So it traces back to the goldsmith. Our financial intermediaries basically is the modern form of the same phenomena of the blacksmith. So we can say today banks are the places where we put things for safekeeping. We deposit our paychecks and entrust our savings to a bank or other financial institutions because we believe it will keep our resources safe until we need them. So definitely this is what was happening during the time period of the goldsmith. At the same time, जब हम अपने surplus funds जो हैं deposit करते हैं with the banks or any other financial intermediary, the bank provides us the access to those funds. Through what? Through the automatic teller machine, through the check writing facilities, through the debit card, credit card and other means of payments. क्या हम एक तरफ तो वो डिपॉजिट जो है वो दे देते हैं बैंक को और दी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को, लेकिन यही फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो हैं दे डू नॉट रिफ्यूज अस कि आप अपना फंड्स जो हैं यू कैन नॉट टेक देम बैक फ्रॉम द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. यू स्टिल हैव द एक्सेस टू दिस फंड्स थ्रू सर्टन मैकेनिज्म्स. उसमें हमारे पास एटीएम और ये सारी जो है दे आर द मीन्स थ्रू विच वी हैव द एक्सेस on our resources. अब ये जो हमारे financial intermediaries हैं, they also reduce the cost of transaction. अब ये cost of transaction जैसे पहले भी हमने कहा था कि there are two types of cost involved. जब भी borrower and lender आपस में exchange करते हैं funds, borrowing and lending की activity takes place. So we talked about two types of cost. One is the information cost and the other is the transaction cost. अब हमारे financial intermediaries जब large scale पे they are accepting the deposits and then lending it out.
So definitely what are they doing? They are entering into a transaction through which they are transferring the surplus funds of our savers into a loan given to a borrower. तो इस particular procedure में these financial institution they reduce cost of transaction and promote specialization and trade. What does it mean? अगर थोड़ा सा हम background में चले जाएं, in terms of economics, Adam Smith he gave us the idea of this specialization and trade. They said कि अगर economy में हर individual firm और business जो है should focus only on one particular type of job, या अगर हम इकोनॉमी बेस भी करना चाहें तो एक इकोनॉमी में whatever endowment in the form of the natural resources and the human resources is given by the God to that particular country, तो उस कंट्री को हर चीज प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए. They should focus only on the one in which they are more efficient, जिसमें उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, आउटपुट ज्यादा है या एफिशिएंसी लेवल ज्यादा है. हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि जिसमें उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम है. तो उसमें जब वो स्पेशलाइज करेंगे तो डेफिनेटली दे विल बी प्रोड्यूसिंग दैट इन मोर एफिशिएंट मैनर, और वो हमारी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी. तो अब हमारे ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं, they are also specializing, they are specialized in undertaking one activity. And what is that activity? Accepting the deposits and lending it out. So making a loan is not an easy job. अगर हमने individual level पे किसी को loan देना हो, we need full information about the background of that individual or the business we are making loan to. And number two, we would like to see कि जो हमने लोन दिया है वो उसी पर्पस के लिए ही यूज होगा. We are not very sure कि उस प्रोजेक्ट की जो है प्रॉस्पेक्ट्स इन फ्यूचर क्या है, प्रॉफिटेबल होगा या क्या नहीं होगा. Whereas हमारे ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं, they are undertaking this task on regular basis, time and again. So they are specializing in that. So according to the principle of comparative advantage, people and companies concentrate on the activities, जैसे पहले भी मैंने ये कहा था, जिसमें वो सबसे अच्छे हैं, एफिशिएंट है, और जिसमें कॉस्ट कम है. पैरेलल टू दैट जब हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक एंड द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स दे आर बेटर देन द इंडिविजुअल्स इन एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड मेकिंग द लोन. सो दे कैन मेक अ लोन एफिशिएंटली विद लोअर कॉस्ट. सो दिस लीड टू स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. अब हम इन चीजों को आपस में रिलेट भी कर सकते हैं, इकोनॉमी से स्टार्ट करते हुए स्पेशलाइजेशन एंड लुकिंग एट द इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और द फाइनेंशियल सिस्टम. अगर हमारी इकोनॉमी स्पेशलाइज करती है इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स तो उससे हमारा आउटपुट लेवल जो है वो बढ़ जाता है. ऑफ कोर्स मोर ट्रेडिंग एंड दैट लीड्स टुवर्ड्स मोर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि जितने हमारा प्रोडक्शन या ट्रेडिंग का एक्टिविटी लेवल ज्यादा होता है उतनी ही हमारी फाइनेंशियल नीड्स बढ़ जाती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है. एंड व्हेन we have increased financial transaction, ultimately क्या होगा? We are talking about the economies of scale and the financial intermediaries and the banks, they will be providing these services at the lower cost. तो ये तो हमारा safe keeping and access to the liquidity. अब हमारे पास है accounting. जब हम एक बैंक में सर्टन अकाउंट ऑपरेट करते हैं तो उसमें से सपोज हमारा जो सैलरी चेक है इट्स क्रेडिटेड इन आवर अकाउंट विच वी आर कीपिंग विद द बैंक. तो अब उसके अंदर जो हमारी सारी ट्रांजैक्शंस हैं अगर हमने उनका इंडिविजुअली रिकॉर्ड करना हो और उसको ट्रैक डाउन करना हो दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ आवर टाइम. कि हमने जितनी ट्रांजैक्शन की है, हमारे पास जो सैलरी है, इफ वी आर कीपिंग एट होम तो उसमें से सारे निकालते जाएं, उसकी ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करें एज एंड व्हेन नीडेड. जब हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखना है तो वी सम अप ऑल ऑफ देम एंड देन वी से कि दिस इज व्हाट आवर फाइनेंशियल पोजीशन इज. इतना हमने खर्चा किया, इतनी हमारी इनकम थी और ये बैलेंस है.
लेकिन इनडायरेक्टली जब हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओपनिंग अप एन अकाउंट विद अ बैंक, तो बैंक इज परफॉर्मिंग दैट सर्विस कि आप अपने उसमें से जो यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं, टेलीफोन बिल हो गया आपका, गैस पे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, all of that. If you pay for the tuition of your children, that record is also maintained if the payment is made through the check or the debit card. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रेंट की, कि अगर हमने रेंट पे करना है, तो हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं सारी की सारी एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक अकाउंटिंग सिस्टम के तहत हमारा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी या बैंक जो है वो रिकॉर्ड करता है फॉर अस एंड सेविंग अस फ्रॉम द ट्रबल ऑफ कीपिंग द रिकॉर्ड एट आवर ओन लेवल. एंड हमारा जो बैंक है वो इसको ज्यादा सिस्टमेटिकली जो है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है. Now providing safe keeping and accounting services as well as access to the payment system forces financial intermediaries to write legal contracts which are standardized. अब यही कॉन्ट्रैक्ट्स अगर इंडिविजुअल्स ने लिखने हो तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू हैव सो मच इंफॉर्मेशन अबाउट द borrower एंड द लेंडर ऑफ कोर्स, एंड देन वी नीड टू गेट हेल्प फ्रॉम द लीगल सर्विसेज और द लीगल एडवाइजर. वेयर एज हमारी जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है रेगुलर बेसिस पे लैंडिंग एंड बोरोइंग का काम करते हैं, तो हमारे पास जब वो कॉन्ट्रैक्ट राइटअप की बात है तो एक जनरल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में contracts are ready based on the specific nature of the loan. उसकी कुछ क्लासेस जो हैं वो चेंज कर देते हैं and then they use the same contract. So therefore we can say कि हमारी economies of scale जो है that is prevalent when we are talking about the write up of those contracts by the banks or the financial intermediaries. कि जब वो write up कर रहे हैं तो उनके पास एक standardized procedure मौजूद है, as and when needed basis पे जो changes करनी है they make those changes and then they use the same contract. Therefore the average cost of producing a good or service falls as the quantity produced increases. ये हमारा general economies of scale का ही principle है कि जो हम scale और the size of the operation बढ़ाते चले जाते हैं तो हमारी per unit cost कम होती चली जाती है. अगर एक individual lender and borrower directly deal करेंगे तो number of transactions may be 2 or 3, not more than that. मे बी मैक्सिमम ऑफ 5 और 6. लेकिन हमारे ये जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं उनकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं. देयरफॉर दे एंजॉय अ डिक्रीज इन पर यूनिट कॉस्ट व्हिच मींस पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. इसी के साथ साथ मॉनिटरिंग की कॉस्ट भी उनकी कम हो जाती है, इंफॉर्मेशन कॉस्ट भी उनके पास कम होती है, बिकॉज दे हैव सेट स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जिसके तहत वो हर एक बोरोवर को जो है वो स्क्रीन आउट करते हैं. सो कलेक्टिंग दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अगेन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर आवर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. So therefore they enjoy the concept of the economies of scale जिसमें उनकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है. तो ये तो था बेसिकली सेफ कीपिंग, एक्सेस टू द लिक्विडिटी एंड ऑफ कोर्स अकाउंटिंग. उसके बाद हमारे 2-3 फंक्शन और हैं इंशाल्लाह जो हम अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे, जिसमें कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी, जिसमें हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिफाइंग द रिस्क एंड देन जिसमें हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन सर्विसेज. लेकिन आज के लेक्चर में वी वुड लाइक टू स्टॉप हियर क्योंकि अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है. तो हम लेक्चर को खत्म करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं. तो वी बेसिकली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एंड बिफोर दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग. हमने कहा कि जब हमारा बोरोअर एंड लेंडर डायरेक्टली बोरो एंड लेंड करता है तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट फाइनेंसिंग. इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग में द सेवर्स और द लेंडर्स दे हैंड ओवर देयर सरप्लस फंड्स टू एन इंटरमीडियरी एंड द इंटरमीडियरी लेंड्स इट आउट. लेकिन दोनों में ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग दोनों में ही role of the financial intermediary is there. Direct financing में as the underwriters और indirect financing में as the facilitator.
ओवरऑल जब हमने वर्ल्ड ओवर ट्रेंड देखा तो हमने ये देखा कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग इज मोर देन द डायरेक्ट फाइनेंसिंग. वी वेंट थ्रू सर्टेन डेटा सेट जिसमें हमने ये देखा कि प्रोपोर्शन और द परसेंटेज of the direct financing as a percentage to the GDP was lower than the percentage of indirect financing to GDP. And that basically is true for both industrialized countries as well as the emerging economies. फिर उसके बाद हमने कहा कि हमारे financial intermediaries are the main motivating force in completing that indirect financing process. तो फिर हमने उनके रोल की बात करनी शुरू की कि उनका रोल क्या है. उनका रोल है टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट, टू पूल द रिसोर्सेज ऑफ द सेवर्स एंड देन लेंड इट आउट टू द बॉरोवर और द इन्वेस्टर्स जो कि कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स. फिर हमने बात की कि इस रोल में हमारे जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं वो क्या क्या फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं. So we basically focused on 4-5 functions. And out of those 4-5, 2 functions हमने आज डिस्कस किए इन डिटेल. इंशाल्लाह अगले जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे. आज जो हमने टॉपिक कवर किए हैं इसमें रिलेटेड टू दी फंक्शंस परफॉर्म बाय द फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, उनमें से सबसे पहला था पूलिंग दी सेविंग्स. कि अगर हम इंडिविजुअली देखें तो हमारी सेविंग इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल फंड्स अवेलेबल विद द फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी. इंडिविजुअली अगर हम उसको लेंड आउट करना चाहें तो इट वोंट सर्व अ पर्पस, जबकि हमारा बैंक जब हमारे सबके रिसोर्सेज को इकट्ठा करके पूल कर लेता है तो कैन मेक इवन लार्ज साइज लोन्स. उसके बाद हमने बात की कि हमारा यही जो बैंक है also acts as the safekeeping, accounting and access to the payments. Safekeeping में हमने कहा कि just like the goldsmith in the older days, banks and the financial intermediaries are performing the safe custody services of the savers. We give our deposits to the financial intermediaries because we trust them and we think कि हमारे जो सेविंग्स हैं इज इन द सेफ हैंड्स एंड दैट इज फैसिलिटेटेड बाय द रेपुटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स एंड द गवर्नमेंट रेगुलेशन. अब हमने ये कहा कि सेफ कस्टडी के साथ साथ वो एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट टाइप इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है बाय कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन व्हिच वी हैव अंडरटेकन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. और फाइनली वो हमें एक्सेस भी प्रोवाइड करता है टू आवर फंड्स थ्रू द ऑटोमेटिक टेलर मशीन, थ्रू द क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, डायरेक्ट ट्रांसफर्स. तो ये हमारे चंद एक रोल जो है और फंक्शंस हमने आज डिस्कस किए हैं. अगले फंक्शंस इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आपके लिए डॉक्टर तलत को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.